नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे BHU LLB 3 ईयर कोर्स के 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों हम लोग डिटेल में एकदम एक एक क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से जानते हुए दोस्तों चल रहे हैं दोस्तों, और उसी क्रम में आज की इस वीडियो में लोग दोस्तों आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों हम लोग BHU LLB के 2018 के सेट नंबर ए या फिर कह लें 1 की बात कर रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक दोस्तों क्या किया था, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, जिसमें दोस्तों हमने जाते जाते आपसे प्रश्न पूछा था कि जो चीन की दीवार है, इस चीन के दीवार के निर्माणकर्ता या फिर उसके राजवंश कौन है जिन्होंने चीन की दीवार को बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों, तो जल्दी से हमें इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता देता हूं कि जो चीन की दीवार है दोस्तों, इसको बनवाया था मिंग राजवंश ने। दोस्तों मिंग राजवंश ने इसे क्या करवाया था दोस्तों, तो इसकी पूरी मरम्मत कराई थी और इसका अंत किया था और शुरुआत किया था दोस्तों कीन राजवंश द्वारा इस जो आपका चीन की दीवार है उसकी शुरुआत कराई गई थी और अंत किया था मिंग राजवंश ने। ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अब हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ द 2018 क्वेश्चन पेपर ऑफ BHU LLB। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, वो ये कहता है कि जो भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, भारत भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों जो भारत भारतीयों के लिए है, आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जिनमें से मैं ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूं दोस्तों। जिसमें से ऑप्शन है आपके दयानंद सरस्वती, A.O. ह्यूम, स्वामी विवेकानंद या फिर D. वाचाका। दोस्तों आप सभी जानते होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारत भारतीयों का है, यह नारा दिया था हमारे दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा दिया गया था। अब मामला यहीं पर समाप्त नहीं होता। हमने बताया था कल की वीडियो में कि हम लोग प्रश्नों को बहुत डिटेल और जानकारी के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब बात दयानंद सरस्वती की आ ही गई है, तो आइए इनसे संबंधित चीज़ों को भी जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो दयानंद सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण समाज की स्थापना की थी, संगठन या संस्था की स्थापना की थी, जिसका नाम आज भी प्रचलित है दोस्तों, आर्य समाज। जी हाँ दोस्तों, पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में प्रश्न कि आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो मेरे दोस्त यही आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और कब किया था, तो 1875 ईस्वी में किया था। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है, इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। तो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता या फिर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखा है। तो मेरे दोस्त यह लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कभी कभी प्रश्न एक और पूछ लेता है इनके मूल नाम को लेकर कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों इनका मूल नाम था, तो दोस्तों वह नाम था मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप सभी रखेंगे। अब देखिए हम लोग, मैंने कहा ना कि मैं प्रश्न आपको एक ही लगेगा, लेकिन उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम आपको डिटेल में उनके बारे में बताते हुए चलेंगे। दोस्तों एक इनका एक और बड़ा प्रसिद्ध नारा है, वह नारा है वेदों की ओर लौटो।
क्या दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। बहुत प्रसिद्ध नारा है दोस्तों, यह प्रश्न बार बार आया हुआ है। तो दोस्तों, तो वेदों की ओर लौटो भी नारा जो दिया है वह किसने दिया है दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। एक इन्हीं से थोड़ा मिलता जुलता नाम है जो कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राजा राम मोहन राय का। उनसे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इतना जान लीजिए, राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज का नहीं बल्कि किसका किया था दोस्तों, तो उन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आपको एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ, कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो वह माने जाते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों कलकत्ता में क्या किया था, इसकी स्थापना अपने यहाँ पर की थी, तो ध्यान में रखेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। आर्य समाज पूछेगा तो दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है। दोस्तों, जो ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक होता है उसके यह सिंबल के बारे में पूछ रहा है कि उनके सिंबल को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका सिंबल क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है कि क्या एक ही रंग की 5 अलग अलग रिंग्स होती हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अलग अलग रंगों की 5 रिंग्स होती हैं। आप लोगों ने ओलंपिक का देखा होगा, तो ऐसे बना होता है ना उसका दोस्तों सिंबल। तो यही पूछ रहा है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3, 4, 5। दोस्तों कुल 5 रिंग है। तो पूछ रहा है कि यह जो 5 रिंग है वह एक ही कलर की होती हैं कि अलग अलग होती हैं दोस्तों, कि 4 अलग नीली रिंग्स होती हैं, या फिर अलग अलग रिंगों की 4 रिंग्स होती हैं। दोस्तों मैं पहले बता दूं कि रिंग्स की संख्या ग्रीष्म ओलंपिक में 5 होती है, पॉइंट नंबर 1 जो सही होगा। दूसरा ये है कि सभी का कलर जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है, यह अलग अलग होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है दोस्तों, इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वह होता है दोस्तों अलग अलग रंगों की 5 रिंग, अलग अलग रिंगों की अलग अलग रंगों की 5 रिंग्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। 5 रिंग्स आखिर हैं क्यों यहाँ पर, तो महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो यहाँ पर 5 रिंग्स आपको दिखाई गई हैं, यह 5 रिंग्स आपको 5 महाद्वीपों को दर्शाने का कार्य करती हैं। 5 अलग अलग जो रिंग्स हैं दोस्तों, जो गोले बनाए गए हैं, यह किसको शो ऑफ करते हैं, यह किसको दिखाते हैं दोस्तों, किसको प्रेजेंट करते हैं, तो वह बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में। अब देखिए, अब वह कौन कौन सा अच्छा महाद्वीप है यह भी जान लीजिए। यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को भी एक रिंग्स में दर्शा दिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ एवं साउथ अमेरिका को एक ही रिंग से दर्शाया गया है, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ब्लू से दर्शाया गया है दोस्तों आपके यूरोप को, पीले से दर्शाया गया है आपके एशिया को, दोस्तों ब्लैक से दर्शाया गया आपको अफ्रीका को, रेड से दर्शाया गया दोस्तों आपके साउथ एंड नॉर्दर्न अमेरिका को, अर्थात उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को, और दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन से दर्शाया गया है। तो हम लोगों ने बताया जैसा कि इसमें कौन कौन से 5 महाद्वीपों को शामिल किया गया है मेरे भाई, तो एशिया को शामिल किया गया है, अफ्रीका को शामिल किया गया है, यूरोप को शामिल किया गया है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एक ही में शामिल कर लिया गया है, और दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को किस कलर के रिंग से दर्शाया गया है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाया गया है ग्रीन कलर के रिंग से, दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका को दर्शाया गया है रेड कलर के रिंग से, एशिया को जो दर्शाया गया है दोस्तों यह दर्शाया गया है येलो कलर के रिंग से, और दोस्तों यूरोप को जो दर्शाया गया है यह दर्शाया गया है
ब्लू कलर के रिंग से और अफ्रीका को दर्शाया गया है दोस्तों ब्लैक कलर के रिंग से। तो कुल 5 हैं, पांचों अलग अलग रंगों के हैं और 5 महाद्वीपों के बारे में हमें बताते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब बात आ ही गई है ग्रीष्म ओलंपिक की, तो आइए इनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ग्रीष्म ओलंपिक से पहले जो ओलंपिक की शुरुआत पूरे देश में सबसे पहली बार हुई थी दोस्तों, वह हुआ था 776 ईसा पूर्व में। पहली बार दोस्तों ओलंपिक को खेला गया था 776 ईसा पूर्व में। लेकिन देखिए पुराने ओलंपिक की बात कर रहे हैं, वहीं पर प्रश्न आपसे पूछ देता है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब की गई और किसने किया, किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहते हैं। इससे भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों प्रश्न बनते हैं। दोस्तों पहली बात कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी एथेंस से। कहाँ पर हुआ था? एथेंस से हुआ था। और इसकी शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों वो थे बैरोन पियरे डी कार्बोटीन। कौन थे दोस्तों? बैरोन पियरे डी कार्बोटीन। जी हाँ दोस्तों, बैरोन पियरे डी कार्बोटीन को आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है या प्रणेता माना जाता है। और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? यह हुआ था एथेंस देश से। आप महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये तो शुरुआत हो गई, लेकिन प्रश्न पूछ दे यहीं पे कि पहली बार दोस्तों अलग अलग रिंगों का जो 5 बार प्रयोग किया गया था तो वह 1920 में कब किया गया था दोस्तों? 1920 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे दोस्तों उसमें पहली बार 5 अलग अलग रिंग से महाद्वीपों को दर्शाया गया था। तो वह दर्शाया गया था 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। एक और महत्वपूर्ण जान लीजिए कि जो ओलंपिक खेल है इसके संचालन का कार्य कौन करता है। दोस्तों प्रश्न पूछ लेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसके संचालन का कार्य करता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। कौन करता है मेरे दोस्त? तो वह करता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ करता है मेरे दोस्त ओलंपिक खेलों के संचालन का कार्य। जैसे हमारे यहाँ देश में क्रिकेट को संचालन का कार्य बीसीसीआई करता है और पूरे विश्व में क्रिकेट का संचालन का कार्य आईसीसी करता है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार ओलंपिक खेलों का संचालन करता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1894 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, प्रश्न कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान में रहे आपको कि प्रश्न कैसे भी आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लुसाने स्विट्जरलैंड में क्या है? ओलंपिक संघ का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों 2018 में जो फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे वह थे दोस्तों आपके इमैनुअल मैक्रों। कौन थे दोस्तों? इमैनुअल मैक्रों। तो उस समय का यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए अभी फिलहाल ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाल फिलहाल में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उनको आपको पढ़ के जाना होगा। तो फ्रांस के उस समय 2018 में जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे दोस्तों वह कौन थे? तो वह थे इमैनुअल मैक्रोन। अब देखिए बात फ्रांस की आई है तो आइए जल्दी से फ्रांस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? तो इसकी मुद्रा है दोस्तों यूरो। क्या दोस्तों? यूरो इसकी मुद्रा है। और इसकी राजधानी क्या है मेरे मित्र? तो इसकी राजधानी है यूरो। एक और बड़ा चीज़ पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से आपसे प्रश्न पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी मेरे भाई। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन माना जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, यह भी आपको जानना
चाहिए। फ्रांस की संसद का नाम पार्लियामेंट है, जिसमें 2 सदन है। एक सीनेट है दोस्तों, जिसे हम लोग अपर हाउस के नाम से जानते हैं, और दोस्तों जो लोअर हाउस है वहाँ पे वह नेशनल असेंबली के नाम से जानी जाती है। तो उम्मीद करते हैं यह सभी चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, आपको काम की लग रही होंगी। तो वीडियो पसंद आ रहा था मेरे भाई तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। भैया तो विश्व में जो पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमोरे भंडारनायके। कौन थी दोस्तों? सिरिमोरे भंडारनायके। यह विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। वहीं पर यदि पूछ देगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, आयरन लेडी कौन थी? इंदिरा गांधी जी। जी हाँ, आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। वहीं पर पूछ देगा यदि पूरे विश्व में, तो वह थी श्रीलंका की। ध्यान रखें, यह जो सिरिमोरे भंडारनायके थी, यह किस देश की थी दोस्तों? तो यह थी श्रीलंका की प्रथम प्राइम मिनिस्टर, जो कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। अब देखिए, महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं, जैसे कि दोस्तों कि प्रथम महिलाओं से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं पूछ दूं कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, आपने बोल दिया इंदिरा गांधी। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति तो हो जाएगा आपका कौन? आप सभी लोग जानते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में मानी जाती हैं। वहीं पर पूछ दे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा, तो वह हो जाएंगी सरोजनी नायडू। कौन हो जाएंगे दोस्तों? सरोजनी नायडू। दोस्तों ये भारत की क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की हुई थी। उसी प्रकार पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वह थी दोस्तों सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। दोस्तों यह भी पहली बार नियुक्त होती पूरे भारत में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में। उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष भारत में पहली महिला कौन थी? तो वह थी मीरा कुमार। दोस्तों आप सभी जानते हैं, आईपीएस किरण बेदी नाम सुना होगा। भारत की पहला महिला आईपीएस किरण बेदी। पहली महिला आईएएस पूछेगा तो वह थी अन्ना जॉर्ज। या फिर पूछ दे कि पहली महिला शासक, तो आप सभी जानते हैं रजिया सुल्तान। तो दोस्तों कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी प्रश्न पूछे तो उनसे संबंधित जितने भी एक्सपेक्ट में प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको आना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर पाएं और चीज़ों को समझ पाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपके काम की लग रही होगी। वीडियो काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 बात करता है दोस्तों कि क्यों शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार खेल शब्दावलियों से प्रश्न बनते रहे हैं। जैसे दोस्तों हम लोग क्रिकेट के गेम में वाइड बॉल, यॉर्कर बॉल, लेग ऑन, लेग ऑफ, स्पिन, यॉर्कर, यह सभी शब्द प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो हर एक खेल का अपना अपना एक शब्दकोश होता है, शब्दावली होती है दोस्तों। उन्हीं शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं में से एक शब्द है क्यों। तो दोस्तों ये जो क्यों शब्द है यह प्रयोग किया जाता है दोस्तों कहाँ पर? बिलियर्ड्स के खेल में। किस खेल में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बिलियर्ड्स के खेल में दोस्तों यह शब्द प्रयोग किया जाता है बार बार। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। बिलियर्ड्स अच्छा होता क्या है? ठीक है, बिलियर्ड्स तो खेल है, लेकिन बिलियर्ड्स में क्यों आखिर होता क्या है? तो दोस्तों जो लंबी सी छड़ी होती है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, एक हरे रंग का मेज होता है, उस पर बॉल होते हैं और एक लंबी सी छड़ी से हम लोग उसको क्या करते हैं, उस होल में जो होते हैं उसके किनारों पर उसमें डालने का प्रयास करते हैं। जो लंबी छड़ी होती है दोस्तों वही क्या कहलाती है? वही क्यू कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 की
तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि निम्नलिखित में से आपको पहचानना है कि कौन सा आग्नेय चट्टान, जिसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं, कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको पहचानने हैं। सैल है कि ग्रेनाइट है कि मार्बल है कि क्वार्टजाइट है। तो दोस्तों आग्नेय चट्टान का सही उदाहरण यहाँ पर होगा ग्रेनाइट। जी हाँ दोस्तों, ग्रेनाइट जो है वह आग्नेय शैल का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, या आग्नेय शैल का बना होता है, जिसको हम लोग इग्नियस रॉक भी कहते हैं, आग्नेय शैल। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। साथ में दोस्तों ये जो आग्नेय शैल होता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, इनका निर्माण ज्वालामुखी की चट्टानों से होता है। किससे होता है मेरे भाई? तो ये इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी के चट्टानों से। कई प्रकार के चट्टान होते हैं, जैसे आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं, रूपांतरित चट्टानें होती हैं। तो कई प्रकार की चट्टानें होती हैं दोस्तों, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा आगे डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो ग्रेनाइट है यह आग्नेय शैल का बना होता है, और आग्नेय शैलों का निर्माण ज्वालामुखी से निर्माण इनका होता है। ठीक है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है ना, उसी से इनका आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त, सोडियम क्लोराइड दोस्तों हम लोग डिनोट करते हैं NaCl से। दोस्तों साधारण नमक का सूत्र भी होता है सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये है कि सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि समुद्र के जल से कमर्शियल स्केल पर हम लोग प्राप्त करते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोग समुद्र से कमर्शियल स्केल पर नमक का उत्पादन करते हैं, और नमक का ही सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl। प्रश्न ये है कि NaCl के अलावा समुद्र से हम लोग और क्या पाते हैं? दोस्तों कमर्शियल स्केल पर हम लोग पाते हैं आयोडीन। जी हाँ दोस्तों, क्या पाते हैं? आयोडीन, जिससे हम लोग दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं आई से। तो समुद्र में NaCl के अलावा कमर्शियल स्केल पर पाए जाने वाला वह पदार्थ क्या है? वह है दोस्तों आपका आयोडीन है। देखिए बात यहीं पर नहीं रुक जाती, प्रश्न यह पूछ देता है कई बार एग्जाम में कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यदि यह नहीं जानते तो चुल्ली भर पानी में डूब मर। इसका सही उत्तर होगा आपको होता है सोडियम की कमी से, आयोडीन कमी से घेंघा रोग, गले का रोग घेंघा रोग होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 क्या कहता है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लीजिए भाई, अभी हम लोगों ने कल ही संयुक्त अधिवेशन का प्रश्न आया था ना, तो उसके बारे में पढ़ा था। तो संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, उसको बड़े डिटेल में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आइए थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं दोस्तों। जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है, आगे सबसे पहले तो जान लीजिए, यह करेंगे लोकसभा अध्यक्ष अर्थात लोकसभा स्पीकर जो हम बोलते हैं दोस्तों, यह करते हैं संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अब यह जान लीजिए कि संयुक्त बैठक होता क्यों है, बुलाया क्यों जाता है। दोस्तों हमारे संसद के दो महत्वपूर्ण सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। जब दोनों में किसी बात को लेकर, किसी विचार को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाए, बहस की स्थिति उत्पन्न हो जाए दोस्तों, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय हमारे देश के क्या करते हैं? दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो यही तैयार हो गया कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो बुलाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, किसी तरह दोनों लोग आपस में बैठ गए, राज्यसभा के लोग भी आ गए, लोकसभा के भी लोग आ गए, तो भाई बात तो ऐसे बनेगी नहीं। उस जब सदन के लोग बैठेंगे तो सदन की कार्यवाही को करने के लिए किसी की अध्यक्षता की जरूरत पड़ेगी। तो होता क्या है कि जब दोनों सदन आपस में बैठते हैं तो लोकसभा के पास एक विशेष अधिकार है, जो कि उसे यह कहता है कि जब दोनों सदन आपस में मिलकर संयुक्त बैठक करेंगे तो उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और प्रश्न यह भी पूछ लेता है कि यह सभी चीजें जो आपको बताई जा रही संयुक्त अधिवेशन की, इसकी प्रमाण हमें संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है मेरे भाई? तो वह मिलता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं आपको यह सभी प्रश्न
काम के लग रहे होंगे, महत्वपूर्ण लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है मेरे भाई जिस पौधे को हम लोग दोस्तों खारे पानी में उगते हैं, उस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको डिनोट करते हैं। फिर उस खारे पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, सिंपल तौर पे यह पूछा है। तो खारे पानी में जो उगने वाले पौधे होते हैं दोस्तों उनको क्या बोला जाता है। आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास मेसोफाइट, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या फिर थैलोफाइट्स। तो दोस्तों खारे पानी में उगने वाले पौधों को हम लोग हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हेलोफाइट्स कहते हैं। अब देखिए बात हमने 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक तो बता दिया कि हेलोफाइट्स का मतलब होता है खारे पानी में उगने वाले पौधे। ये भी तो हो सकता है कि अगली बार इन तीनों ऑप्शन में जो बचा हुआ है उनमें से कोई एक उठा के पूछ दे। तो आइए जान लेते हैं। पहला ऑप्शन मैंने दिया था आपको हाइड्रोफाइट्स के बारे में। तो दोस्तों जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं यह जलीय वातावरण में उगने वाले पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। ध्यान रखें, हाइड्रोफाइट्स वह पौधे होते हैं जो जलीय वातावरण में उगते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स जलीय वातावरण में उगने वाले पौधे। ठीक है, अब अगला जो पौधे है ग्रुप है वह है दोस्तों मेसोफाइट्स का। अच्छा भाई मेसोफाइट्स क्या होता है, तो मेसोफाइट्स वह पौधे होते हैं जिनको हम लोग स्थलीय पौधे कहते हैं। मतलब हमारे दैनिक जीवन में जो पौधों से हमारे सामना हो, जैसे कि आम, अमरूद, केला, जो भी पौधे हम आम दैनिक रूप में अपने सामने प्रत्यक्ष पाते हैं, जो स्थल में दोस्तों पनपते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उनको हम लोग कहते हैं मेसोफाइट्स। क्या बोलते हैं, मेसोफाइट्स, जिनको हम लोग स्थलीय पौधे भी सामान्यतः कह लेते हैं, जिनको हम लोग सामान्य रूप से अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। एक और अन्य बच्चा भाई वह है थैलोफाइट्स। अब बताइए कि थैलोफाइट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है कि थैलोफाइट्स क्या है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो थैलोफाइट्स होते हैं यह वह पौधे होते हैं जिनमें कवक, जिसको हम लोग फंजाई बोलते हैं, शैवाल जिसको हम लोग एल्गी बोलते हैं, लाइकेन कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि लाइकेन किनका मिश्रण होते हैं, फिर लाइकेन किससे किससे मिलकर बने होते हैं। तो लाइकेन मिलकर बने होते हैं मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे सोना, कवक और शैवाल से मिलकर। तो दोस्तों कवक, शैवाल, लाइकेन दोस्तों यह सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, यह सभी आते हैं आपके थैलोफाइट्स के अंतर्गत। एक समय था दोस्तों जब थैलोफाइट्स को पादप वर्ग में एक विशिष्ट पहचान मिलती थी, लेकिन अब इसे नकार दिया गया है, इसे अमान्य करार दे दिया गया। अब यह पादप वर्ग मान्य नहीं है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। हम लोग डेली बेसिस पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की डिटेल में चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी वीडियो आपके काम की लग रही होगी और महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है, दूसरा मुद्रा के जारी किए जाने से संबंधित है, तीसरा लोक राजस्व एवं व्यय से संबंधित है, कि चौथा निर्यात एवं आयात से संबंधित है। तो प्रश्न क्या है मेरे भाई, प्रश्न ये है कि मौद्रिक नीति संबंधित किससे है। इंपॉर्टेंट है ना। तो मेरे भाई जो मौद्रिक नीति है यह संबंधित है किससे, तो दोस्तों यह संबंधित है लोक राजस्व एवं व्यय से। किससे संबंधित है, लोक राजस्व व व्यय से दोस्तों संबंधित है मौद्रिक नीति। अब देखिए प्रश्न यहीं पर गड़बड़ नहीं होगा, प्रश्न यह भी तो पूछ सकता है आपसे कि भाई भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता कौन है। प्रश्न यह आया हुआ है। तो मेरे भाई भारत में जो मौद्रिक नीति है इसका निर्धारण करने वाली जो संस्था है दोस्तों वह है आरबीआई, जिससे हम लोग दोस्तों कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरे देश में हमारे बैंकों के संचालन एवं नियंत्रण का कार्य कौन करती है, यही आरबीआई करती है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और साथ में दोस्तों हमारे मौद्रिक नीति का भी निर्धारण आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। जब आरबीआई आ गया है तो जान लीजिए दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों हमारे देश में
आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है वर्तमान में मुंबई में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी यह वीडियो आपको काम की लगी होगी, आपके लिए महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। तो इसी उम्मीद और स्थिति के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।